हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 18 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं। जिससे पहला आर्टिकल बात करता है पीएम जनमन और दाजगुआ प्रोग्राम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ये पीएम जनमन स्कीम क्या है, जो ऑलरेडी मैं कई बार आपको समझा भी चुका हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा ये दाजगुआ प्रोग्राम क्या है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, धरती आभा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान, जो कि पर्टिकुलरली किसके लिए होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सब इम्पैक्ट होते हैं इस प्रोग्राम से। और इन प्रोग्राम में जो जो बातें बोली गई हैं उन बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो मैं डिस्कशन करूंगा। फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है उसमें रीशफलिंग हुई है, और इस रीशफलिंग से क्या हुआ है, एक डीप डाइवर्सिटी का गैप देखने को मिला है। मैं समझाऊंगा कि आखिर ये डाइवर्सिटी का गैप है क्या, और इससे कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे यूरोजोन कंट्री के बारे में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल कॉप 30 के ऊपर बात करता है। आई थिंक ये तीसरा चौथी बार हो रहा होगा कॉप 30 के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। एक बार मैंने आपको बताया था जब ब्राजील के प्रेसिडेंट ने आर्टिकल छापा था, मतलब अपना पूरा एडिटोरियल उन्होंने दिया था जो कि हिंदू के एडिटोरियल में आया था, तब भी मैंने आर्टिकल लिया था। फिर कई बार कॉप 30 के ऊपर डिस्कशन भी हुआ है, जहाँ पे TFFF के ऊपर हुआ है। इंडिया ने नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई है, तो आज फिर से एक डिस्कशन हुआ है। मैं बताऊंगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्यों पुश कर रही हैं क्लाइमेट और ट्रेड का डिस्कशन एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं एक रेलेवेंस बताऊंगा कि क्लाइमेट और ट्रेड कैसे एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कॉप। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस हो जाती है। तो इसी से कनेक्टेड GS3 2017 में ये मैं पहले भी आपको शो कर चुका हूँ। और ये क्वेश्चन क्या उठा है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम और इंडिया कैसे अफेक्ट होगा। तो जो इफेक्ट होगा तो वहाँ पे आप चीज़ें डाल सकते हो कि क्लाइमेट और ट्रेड का डिस्कशन क्यों ज़रूरी है, और ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम क्यों इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम देखने को मिलती है हम सभी को। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में। इसमें बहुत डिटेल में कुछ नहीं है, मैं आपको विद इन 2-3 लाइन्स में समझा दूंगा ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है क्या, फिर इससे कनेक्टेड कैसे यूपीएससी ने PYQ 25 में पूछा था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे नेचुरल डिजास्टर घोषित कर देना चाहिए। अब सोच के देखो, मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जैसे आपकी बाकी आपदाएं होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, जैसे क्या होता है आप सोच के देखिए, आप देखोगे साइक्लोन वाला होता है, डिजास्टर्स देखने को, एवलांचेस, लैंडस्लाइड देखते हैं, वो सब क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो कह रहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को भी नेचुरल डिजास्टर देखी जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के ऊपर। मैं बताऊंगा कि ये जो इंडिया और अफ्रीका का रिलेशन है ये किस तरीके से और ज़्यादा रिवाइव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात किसके ऊपर हुई है, इंडिया अफ्रीका का जो फोरम है, जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है बेसिकली। फिर मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से अलग अलग एरियाज हैं जहां पे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक, स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, और फिर जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे वो सारे कवर करके आपको मैं समझाऊंगा। और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे GS पेपर 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर भी बात हुई है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब देखिए पहला आर्टिकल क्या कह रहा है। इस पहले आर्टिकल को समझाने के लिए मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ। पहली बात तो ये आर्टिकल का एक बार ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, हुआ क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री, आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, उसका कुछ प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं। जैसे क्या होता है, पीएम जनमन स्कीम है, जिसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलरली या जिसे आप लोग कहते हो PVTGs, उनके लिए लॉन्च की गई स्कीम थी। फिर जो दाजगुआ स्कीम है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो विलेजेस होते हैं उनके लिए स्कीम्स बनाई गई थी। अब ये जो 2 स्कीम्स बनाई थी इनका ऑब्जेक्टिव था कि भैया जो बेनिफिट्स हैं उनको डिलीवर करना। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये, अब आपको एक मैं सिचुएशन से समझाऊंगा जिससे आप पूरा आर्टिकल समझ जाओगे। अब देखो होता क्या है कि ये जो स्कीम्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं बात होती है पक्का हाउसेस के बारे में। और अब हुआ क्या है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो क्या कहता है कि भैया आपको इको फ्रेंडली तरीके से घर बनाना होगा, आपको ऐसा काम करना हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ना हो। बेसिकली ये कहीं ना कहीं बात होती है, क्यों, ह्यूमन हैबिटेशन केवल उन्हीं के पास रहे जो कि ट्राइबल्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई
यहाँ पे जो आपने स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, इनके अंदर अगर आप घर बनवा रहे हो, अगर पीएम आवास योजना वाला कॉन्सेप्ट इन सब विलेजेस में लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी किस पे, जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट के टाइटल्स हैं उस पर इम्पैक्ट करेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ कही है, क्योंकि जो एफआरए है वो नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ तो अलाउ करता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली ये पक्का बिल्डिंग को नहीं बोलता है कि भैया आप आके पक्का घर बना लो, नॉन फॉरेस्ट्री काम कर लो, ट्रेड कर लो, बट आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं लिखा हुआ है। तो इस वजह से कह रहे हैं एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। तो उसी के रिस्पॉन्स में ट्राइबल मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जो उनकी लीगल टीम है उन सब से एक डिटेल स्टडी करने को कहा है कि भैया हम देखते हैं कि जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं ट्राइबल्स के लिए, जैसे कौन सी, जो जनमन है वो पीवीटीजी के लिए है। अभी मैं आपको बताऊंगा पीवीटीजी है क्या, और जो दाजगुआ है वो किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब विलेजेस के लिए है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ ये रोल क्या है, रोल ऑफ जनमन और दाजगुआ स्कीम। यहाँ पे क्या है, जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका कवरेज कहीं ना कहीं देखा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राइबल हैबिटेशन। मतलब यहाँ पे जो पीएम जनमन में या दाजगुआ में ट्राइबल्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट का कवरेज देखा जाता है कहाँ कहाँ पे है, और उन्हीं से देखा जाता है कि क्या इनको जो बेनिफिट्स है एक्सटेंड करना होगा या नहीं करना होगा। तो ये जो आपकी स्कीम्स है ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप वाटर के ऊपर बात करती है। साथ ही साथ जो दाजगुआ है ये एंटरप्रेन्योरल इंटरवेंशन भी करती है। अब इससे क्या होता है, इससे इम्पैक्ट कुछ निगेटिव तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चीज बोली है, कहा भैया ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना ही जानना है, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई एक ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला और गवर्नमेंट ने रिस्पांस में कहा हम अभी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ के कुछ स्टैटिक पोर्शन की। क्या क्या स्टैटिक पोर्शन दिखा, एक तो पीएम जनमन दिखा, दूसरा दाजगुआ दिखा, तीसरा फॉरेस्ट राइट एक्ट दिखा। तो पहले आपको मैं पीवीटीजी समझाता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे क्या है, ये देभर कमीशन की रिकमेंडेशन पे था। अब जैसे शेड्यूल ट्राइब देखते हो, शेड्यूल ट्राइब के अंदर एक और सब ग्रुप होता है जो इन शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा कहीं ना कहीं वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, तो उनकी कैटेगरी बनती है पीवीटीजी। आप बोलो क्या ऑल शेड्यूल ट्राइब्स आर पीवीटीजी, बोलोगे एब्सोल्युटली नॉट। अगर बोला जाए ऑल पीवीटीजीज आर एसटी, तो बोलोगे एब्सोल्युटली यस। ठीक है, अगर मैं कुछ की फीचर्स बताऊं पीवीटीजी से तो क्या होते हैं, यहाँ पे जो वो टेक का इस्तेमाल करते हैं वो प्री एग्रीकल्चरल लेवल का यूज़ करते हैं, मतलब बहुत पुराने तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। लिटरेसी बहुत लो होती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही होती है, इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है। तो ये सारी क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट देखती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी ट्राइब्स को पीवीटीजी में डालती है। तो इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं एज ऑफ 23, और इसी में जो पीवीटीजीज हैं 18 स्टेट्स और 1 यूटी में पाए जाते हैं। ये किसके द्वारा, कोई भी आपका काम ट्राइबल से कनेक्टेड है तो वो ट्राइबल मिनिस्ट्री देखती है उसको, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जो पीएम जनमन स्कीम है ये किस लिए होगी, ये होगी पीवीटीजी के वेलफेयर के लिए। अब देखिए 2019 में क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, पीवीटीजी 18 और 1 में है, एब्सोल्युटली। स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या एक क्राइटेरिया है पीवीटीजी के स्टेटस को डिटरमाइन करने की, आप बोलोगे यस। फिर क्या दिन 75 है या आपके 95, आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इन्होंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो आप हटाओगे 3 तो आपको देगा इरुला और कोंडा रेड्डी ट्राइब्स क्या इंक्लूडेड हैं पीवीटीजीज में, तो आप बोलोगे यस दे आर इंक्लूडेड। तो उसके लिए आप एक बार नेट पे पीवीटीजी की एक लिस्ट देखिएगा, तो वहां पे आपको एक प्रॉपर मैप दिखेगा किसी भी कोचिंग, आई एम नॉट सेइंग केवल यही कोचिंग, एनी कोचिंग जहां से भी आपका भला हो पा रहा है ना, बट डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। आई ऑलवेज से, मैंने कहीं प्रोहिबिशन नहीं बोला कि ये सही वो गलत, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू कि जहां से आपको लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं, और समझने से ज्यादा अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर पा रहे हो देन जस्ट कीप ऑन गोइंग बेटा। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ 2006 से क्वेश्चन की। क्या बात कर रहा है, कह रहे हैं भाई शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है या जो आपका शेड्यूल ट्राइब और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री उसको हैंडल करती है, तो मैंने अभी बताया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। फिर देखो 22 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 5th शेड्यूल में क्यों डाला जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसलिए डाला जाता है जिससे जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है वो कहीं ना कहीं नॉन ट्राइबल लोगों को ना ट्रांसफर की जा सके, यही तो रीजन है। आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर देखिए यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन क्या पूछा है, पीएम जनमन स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो आप बोलोगे किस लिए पूछा गया, तो एक बार ध्यान दो क्या है, इट इज ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। आप एक बार फिर से पढ़ो इसको, फर्स्ट क्या कह रहा है, इट इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पार्ट इलेक्टोरल लिटरेसी टू वोटर्स, क्या ये है, बोलोगे नहीं। क्या ये पंचायती राज के लिए है, नहीं। क्या ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, बोलोगे नहीं। तो थर्ड इज द
राइट वन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ मैंने क्यों लिया पहले आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है आपका यूरोप सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ जो यूरोप सेंट्रल बैंक है जो यूरोपियन यूनियन को कवर करता है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे हुआ क्या है, वहाँ पे जो उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें रीशफलिंग हुई है 2 साल बाद। अब जो रीशफलिंग हुई है उसमें जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको रिप्लेस किया गया, अब रिप्लेस तो कर दिया गया। अब इसके बाद ये जो चीज़ है कुछ हाईलाइट होते हैं मेजर कंसर्न्स जो ईसीबी का बोर्ड है। मेजर कंसर्न्स जब आते हैं तो वहाँ पे कुछ थ्रेट भी कहे जाते हैं, फिर ये भी कहा जाता है, मतलब पर्टिकुलरली थ्रेट नहीं है, ये नहीं कह रहे कि भैया जो ईसीबी है उसकी इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है, लेकिन क्रिटिसिज्म इस तरीके से दिया जा रहा है कि मे बी ये थ्रेट बन सकता है। एंड थ्रेट इज नॉट समथिंग कि वो निगेटिव फॉर्म में ही हो, थ्रेट कैन बी ऑन इनइक्वालिटी, थ्रेट कैन बी ऑन इक्वालिटी ऑल्सो। तो यहाँ पे जो मैं थ्रेट के रेफरेंस से बात करूंगा वो क्या है, वो बात करूंगा ईसीबी के इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिटी के ऊपर। जो ईसीबी का इंडिपेंडेंस है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डाइवर्सिटी की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। थ्रेट क्या है, यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं, अगर 26 मेंबर हैं बोर्ड में तो यहाँ पे 24 केवल मेल हैं। तो ये थ्रेट कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है, क्रिटिसाइज जो आपके क्रिटिसाइज करते हैं लोगों ने, उन क्रिटिक्स ने कहा है कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जेंडर डिस्पैरिटी है, किसमें, ईसीबी में। अब यहाँ पे एक वर्ड देखिए, यूरोजोन ऑफिशियल्स। अब यूरोजोन, मैंने ये आर्टिकल सिर्फ इसलिए लिया है यूरोजोन समझाने के लिए और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए। तो डाइवर्सिटी में इम्बैलेंस क्या है, 24 मेन है आउट ऑफ 26, मतलब फीमेल नहीं है। और ये चीज़ जो है, जितने भी 12 नेशनल सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो सारे के सारे मेन हैं। अब ये भी चीज़ हाईलाइट होती है। तो ये जो आपका यूरोप सेंट्रल बैंक है ये किसके लिए है, आप बोलोगे सर ये यूरोपियन यूनियन के लिए कहीं ना कहीं बनाया गया है कि नहीं। अब यहाँ पे जो आपके बोर्ड हैं वो डोमिनेट करते हैं, मतलब जो आपका यूरोप का सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे जो डोमिनेटिंग कंट्री है वो कौन सी है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाता है जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ के लोग मेंबर नहीं है। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी में इम्बैलेंस है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट हुआ है। अब ये चीज़ दिखाती है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जो छोटी मात्रा में ईस्टर्न वाले या फिर ऐसे मेंबर्स जो कि नहीं रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं ईसीबी में, तो कहीं उनको दिक्कतें ना फेस करनी को पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि उस कंट्री में जो हाउस होल्ड है वो स्ट्रगल करे अगेन। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, पढ़ने वाली चीज़ क्या है, ईसीबी में जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर मैंने आपको डिस्कशन किया वो ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, यूरोजोन कंट्री क्या होती है। यूरोजोन ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि आपका जनरली वहाँ पे यूरो एक करेंसी होती है उनकी ऑफिशियल। जहाँ भी आपको वर्ड आ रहा है यूरोजोन, मतलब ऐसी कंट्रीज का जोन जहाँ पे आपको यूरो एज अ करेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि ऑल द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स आर यूरोजोन या आर यूजिंग यूरो एज देयर करेंसी, तो क्या आप बोलोगे यस, एब्सोल्युटली यस। आर दे पार्ट ऑफ यूरोजोन, आप बोलोगे यस। बट अगर वहीं पे बोला जाए ऑल यूरोजोन मेंबर्स आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्या वो सही है, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूरोजोन में कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। अब देखिए 2016 का क्वेश्चन, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म किस लिए लाया गया था। तो ये किस लिए लाया गया था, जो यूरोजोन में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके, कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में। तो वह एग्जैक्टली यूरोजोन लिखा हुआ है। दिस इज द रीजन व्हाई आई पिक दिस आर्टिकल। अब आप सोच के देखो, स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे मिलिट्री लेवल पे स्टेबिलिटी दी जाएगी या किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में स्टेबिलिटी दी जाएगी। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी इट मींस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जहां पे कहा है जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज बेसिकली नेचुरल डिजास्टर। और जब नेचुरल डिजास्टर है तो जो लोग भी इससे ग्रसित होंगे उनको बहुत ही क्विक और जल्दी रिलीफ देना होगा और हायर कंपनसेशन देना होगा। साथ ही साथ कोर्ट ने इशू कर रखे हैं डायरेक्शंस कि भैया टाइगर रिजर्व्स का प्रोटेक्शन हो, पर्टिकुलरली कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के केस में जहां पे इलीगल ट्री को गिराया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो दो केस में इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, जो आप देख रहे हो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एज अ नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर की जाए। तो ये चीज अपनी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल डिजास्टर जो प्रपोज की गई है, तो स्टेट से कहा है कि भैया आप कंसीडर करिए कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप नेचुरल डिजास्टर घोषित करने के लिए कंसीडर करिए। क्योंकि यहां से क्या होगा, अगर नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दिया जाएगा
तो जो विक्टिम्स होंगे उनको एक स्ट्रक्चर्ड, एक टाइमरी रिलीफ मिलेगा। जिस तरीके से कभी कोई नेचुरल डिजास्टर होती है, कहीं बाढ़ आ गई अचानक से, ठीक है, तो अगर बाढ़ आती है तो वहां पे क्या होता है, लोगों को ऑन स्पॉट रिलीफ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कभी कोई भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो सालों साल वेट कर रहे हैं भाई साहब कि उनको कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो बहुत ही लैगी प्रोसेस हो जाता है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और जब लैगी होता है, लोग को कुछ उपाय नहीं मिलता, तो वो लोग एनिमल्स को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं कंजर्वेशन पे इनवर्स इंपैक्ट डालती है। तो कंपनसेशन जो ऑर्डर किया है, कहा भैया 10 लाख एटलीस्ट उन लोगों को देना होगा जिनकी डेथ होती है वाइल्ड लाइफ से, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं किसने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कंपनसेशन में क्रॉप डैमेज और कैटल का लॉस भी कवर करना पड़ेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पहला इंपैक्ट तो ये होगा, कंपनसेशन फास्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट फास्ट हो जाए, क्योंकि अगर कभी कोई वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे ये चीज़ समझी जाएगी भैया ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरीके से जो रिटेलिएशन होता है वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट, अगर कभी किसी को कोई जस्टिस या न्याय मिलेगा ही नहीं तो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे नहीं लेंगे। तो अगर किसी जानवर ने किसी कैटल को या किसी इंसान को मारा है तो लोग उम्मीद करते हैं कि उनको क्या मिले, पैसा मिले, या पैसा इन द सेंस इज नॉट समथिंग कि पैसे के भूखे हैं, दैट मीन्स उनको सपोर्ट मिल सके बेसिकली, ठीक है। तो अगर वो नहीं मिल पाता सरकार के द्वारा ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करती है और रिटेलिएट करते हैं वाइल्ड लाइफ को मारने के लिए। साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स है वो इंप्रूव हो जाएगा, स्टेट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भैया आप थोड़ा सा क्विकली एक्ट करिए। साथ ही साथ ये क्या इंपैक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट की कॉस्टिंग भी बढ़ा सकता है। इससे रूट कॉज कहीं ना कहीं नहीं फिक्स होता है। रूट कॉज क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, किसमें, फॉरेस्ट सिस्टम में। अब ये होने से क्या आ रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो ह्यूमन एनिमल ज़्यादा आमने सामने आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट उससे और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर बात करता है, यहाँ पे जो COP30 पे डिस्कशन हो रहा था, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया है उन्होंने डिमांड किया है, कहा भैया जो आपकी क्लाइमेट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, आते हैं, बैठक करते हैं, हम केवल क्लाइमेट के ऊपर चर्चा ना करें जब साथ में बैठे हैं, क्लाइमेट के साथ साथ ट्रेड मेजर्स पे भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे हम 10 लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए, क्लाइमेट में ये सुधार करना चाहिए, तो उसकी बजाय उसके साथ साथ हम ट्रेड मेजर्स भी देंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन का क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये जो भाई साहब हैं CBM, ये क्या करते हैं, अगर कभी कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है यूरोपियन यूनियन में और उसने जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, पर्टिकुलरली स्टील सेक्टर में देखा जाता है जहाँ कार्बन एमिशन बहुत होता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो अगर वो यूरोपियन यूनियन में जाता है तो जितना उसने कार्बन एमिशन किया होता है उतने के मुकाबले टैक्स लगता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कहना है कि भैया हम लोग ना आपस में बातचीत करें कि ये जो ट्रेड मेजर्स लिए जा रहे हैं ये यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स हैं, मतलब एक कंट्री या एक यूनियन अब आपस में ट्रेड मेजर ले रहा है, तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज में। अभी उनका ट्रांजिशन हो नहीं चुका है कंप्लीटली ग्रीन की तरफ, अभी वो कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से टैक्सेशन लगेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही होगी। तो ये चीज कही जा रही है, ट्रेड और क्लाइमेट में एक हमें आपस में तालमेल बैठाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल गैप्स है, जो आपकी अनइवन क्लाइमेट पॉलिसीज हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, ये सारे जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो डिवाइड है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड क्या की है, कहा है भैया क्लाइमेट और ट्रेड का लिंक्स हमें एक साथ करना पड़ेगा कि कैसे क्लाइमेट पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं ट्रेड को। हमें क्लाइमेट पॉलिसीज तो बनानी है, बट दैट डज नॉट मीन हम ऐसी क्लाइमेट पॉलिसी बना देंगे जिससे ट्रेड इंपैक्ट हो जाएगा। तो जो यूरोपियन यूनियन ने CBAM लेके आए वो क्या हो रहा है, बेसिकली क्लाइमेट पॉलिसी तो है लेकिन वो इंपैक्ट कहाँ पे कर रही है, वो इंपैक्ट कर रही है ट्रेड पे बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ क्या एनुअल डायलॉग होगा, अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कहीं पे लगाया जा रहा है तो उसके ऊपर डायलॉग होगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। फिर यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंपैक्ट के ऊपर स्टडी करने की बात की, ये सब डिमांड है। साथ ही साथ क्या है भैया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जिससे क्या वो इन्फ्लुएंस कर सके ग्लोबल ट्रेड और क्लाइमेट रूल्स को बहुत ही फेयरली तरीके से, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या है, CBAM के ऊपर बात हो रही है, आप एक बार खुद से पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दीज आर एन emerging set of trade policies to allow movement of carbon intensive economic activities from a jurisdiction having less stringent climate policy to a jurisdiction having stringent climate policy। UPSC जब कभी इतनी लंबी कहानी बना करके देना तो वहाँ पे समझ जाना कुछ ना कुछ झोल हुआ होगा, ठीक है। तो अब नोटिस करो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो आपके
लेस स्ट्रिंजेंट हैं या जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए लेस में जहाँ पे, क्या ये है? नहीं, इसका साधारण सा मतलब क्या है? इसका मेन मतलब ये है कि जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाना जिससे ऐसा अगर कहीं पे भी एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई कंट्री कर रही है जहाँ पे कार्बन एमिशन ज़्यादा हुआ है उस प्रोडक्ट में, तो उसके ऊपर टैक्सेशन लगाना। तो ये किस लिए मेन किए हैं? ताकि एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस बढ़ सके क्लाइमेट पॉलिसीज़ की। तो टू ओनली इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड के ऊपर। ये बस इतना सा ही है, इसके अंदर पढ़ना क्या है। यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया है नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड। जैसे ही आप सुनो गोपाल रत्ना अवार्ड तो किस लिए है? ये पर्टिकुलरली डेयरी सेक्टर में दिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड को बोल देंगे वो किसके लिए दिया जाता है? वो सेक्टर चेंज कर देंगे, डेयरी की जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक की जहाँ वो कोई स्टील सेक्टर कुछ भी कर देंगे उठा करके। तो आपको ये पता होना चाहिए, यूपीएससी रिप्लेस कर देता है जनरली फैक्ट्स को। अब जो अवार्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे कब? अगेन इन सब चीज़ों में नहीं जानना है आपको। बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड दिया गया है अरविंद यशवंत पाटिल को। अगेन इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मेन चीज़ जो पता होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, नेशनल गोपाल अवार्ड वो किसके लिए दिया जाता है? जिसके लिए दिया जाता है वो है आपका डेयरी सेक्टर के रिगार्ड में। और कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। अब याद करिए यहाँ पे गोकुल मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। ये आपका होमवर्क है, नेशनल गोकुल मिशन को एक बार पढ़िएगा। वो डेयरी सेक्टर पे पूछा गया था, वहां पे जो बात हुई उसको आप यहाँ पे इंटरलिंक करिएगा। तो जो आपकी सब्सिडरी या फिर जो सिनोनिमस वाली चीजें हैं आर्टिकल से कनेक्ट करने वाली, वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? ये आर्टिकल एक पूरा एडिटोरियल है जहां पे क्या बात हो रही है, भैया इंडिया को ना कनेक्ट करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा और रिवाइव करना पड़ेगा अफ्रीका के साथ अपना संबंध। तो जब कह रहे हैं कि भैया इनको कनेक्ट, रिवाइव, बिल्ड करना है तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि इंडिया और अफ्रीका में रिलेशन क्या है। तो पूरा आर्टिकल सिर्फ रिलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए इन शॉर्ट रखा है, अगर कभी भी क्वेश्चन आ रहा है इंडिया अफ्रीका के रिलेशन के ऊपर डिस्कस करो, तो आप कैसे करोगे? आप पहले बोलोगे हिस्टोरिकल और डिप्लोमेटिक टाइज क्या है। तो यहाँ पे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो थर्ड हुई थी 2015 में, और यहाँ पे 54 अफ्रीकन कंट्रीज ने अटेंड किया था। तो ये क्या है? ये इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का एक कहीं ना कहीं एक ग्राउंड था या फिर एक फोरम थी जहां पे सब लोग आए थे। ठीक है, अब यहां पे क्या था, जो अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन है उसको इंडिया ने सपोर्ट किया था। कहाँ पे? G20 में, यूएन में। मैरिटाइम कॉपरेशन देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट, जहाँ पे मैरिटाइम सेक्टर में हम लोग किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मैरिटाइम सेक्टर में कोऑपरेट अच्छे से करते हैं जो आपकी अफ्रीकन नेशंस हैं। साथ ही साथ अब दूसरा क्राइटेरिया देखिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कैसा करते हैं इंडिया और अफ्रीका। तो ट्रेड 100 बिलियन जो है वो सरपास कर चुका है। इंडिया कहीं ना कहीं टॉप 5 इन्वेस्टर्स में आता है अफ्रीका के। इन्वेस्टमेंट किस एरिया में करते हैं? पोर्ट में करते हैं, पावर, डिजिटल टूल्स में करते हैं। फ्यूचर फोकस क्या है? फ्यूचर फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रा को और ज़्यादा बिल्डअप करना। ठीक है, अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? हम अभी भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं चाइना, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जो इंडिया और अफ्रीका के बीच एजुकेशन ह्यूमन लिंकेजेस है तो वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली 40,000 अफ्रीकन पढ़ चुके हैं इंडिया में। जो टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ जो कल्चरल रिलेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुए हैं। तो जो आपके इंडिया में पढ़े हुए लोग हैं, एल्यूमिनाई हैं, वो अफ्रीका में की पॉलिसी और गवर्नेंस पोस्ट पे हैं। और ये चीज़ शो करती है इंडिया और अफ्रीका के बीच में एक सॉफ्ट रिलेशन को। अगर टेक सेक्टर में बात करूं तो इंडिया और अफ्रीका का डिजिटल कॉरिडोर, यूपीआई का इस्तेमाल, फिर साथ ही साथ इंडिया खुद का एक इंटरनेट का इस तरीके से डेवलपमेंट करना जिससे हम आपस में कनेक्ट कर सकें। तो ये सब क्या? ये सब डिजिटल कोऑपरेशन करना, हेल्थ, एजुकेशन, पेमेंट, ये सोशल सेक्टर में भी हम अच्छे से कोऑपरेट करें। तो ये सब क्या? ये सारे तरीके हैं जहां से इंडिया और अफ्रीका आपस में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो यहां पे आपने टेक को समझ लिया, डिजिटल कोऑपरेशन को समझ लिया। यूपीआई से कनेक्टेड क्वेश्चन इसी बार 2025 में पूछा गया था जो आपको जरूर से जरूर पढ़ना होगा। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।